आधार पर हुआ, या कोई भी बच्चा जो सेलेक्ट होता है उसकी रणनीति जनरली क्या होती है। तो सबसे पहला होता है कि आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। आप ये देख लो कि आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है। हिंदी का मतलब कितना हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश में भी कितना भाग आपको पढ़ना है, मैथ्स में क्या 10वीं लेवल का मैथ्स है, 12वीं लेवल का मैथ्स है, या कंपटीशन का कौन सा मैथ्स है। तो पहले आपको अपने सिलेबस से होकर के जाना है। इस रास्ते से चल करके आओगे तो उसके बाद में आप अगर ऑनलाइन कवर कर रहे हो तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ो। आप अगर किसी ऑफलाइन संस्थान में पढ़ रहे हो तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उससे पहले अपना सिलेबस खत्म करो। अब 90% बच्चे की दिक्कत पता है क्या है, वो सिर्फ इसी को जन्म घुटी मानता है। अभी मैं बताऊंगा फेलियर होने के कारण भी क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कायदे से जो स्टेप होता है वो तो यही होना चाहिए कि आप पहले वीडियो को देखिए। वीडियो कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो प्रतिशत पढ़ने के बाद में उसके बाद में अगला कदम ये होना चाहिए कि आप प्रतिशत के सवालों की प्रैक्टिस करिए। लेकिन आज के समय दुनिया में सबको शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट के आधार पर वो ये सोचते हैं मेरी नौकरी लग जाए बस। तो शॉर्टकट से तो नहीं हो सकता यार। मैंने आपसे कहा ना कि आपके छोटे भाई और आप एक ही पेपर में बैठ रहे हो, ये मान करके चलो। ठीक है, तो आपकी नॉलेज चूंकि ज्यादा है, एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, अनुभव थोड़ा ज्यादा है, कैलकुलेशंस आपके अच्छे हैं, तो नौकरी आप लेकर के जाएंगे। तो कहने के लिए ये 10वीं लेवल की परीक्षा है, लेकिन कहीं कहीं पर दूर दूर पर यहाँ पर कंपटीशन का जो स्टार्टिंग लाइन है वो सेम नहीं है, ये मान करके चलो। उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में तब आपको मॉक टेस्ट देना होता है। लेकिन दिक्कत ये है, सीजीएल वाले बच्चे मॉक टेस्ट को सीरियसली लेते हैं, और बाकी बच्चे जो कि एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है ना मात्र खाली पढ़ने पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, 80 से 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है, इस तक पहुंच ही नहीं पाते। इन्हें लगता है इतनी मेहनत करेंगे क्या, इतनी मेहनत करेंगे तो सीजीएल में सिलेक्शन क्यों ना ले, जीडी ही क्यों। बात सीजीएल, बात जीडी की नहीं है, बात एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की है। जीडी भी कोई हलवा नहीं है जितना आप हलवा समझते हैं। अगर आप इतना ही हलवा मानते हैं तो एक काम करिए, इस पेपर में बैठ करके देखिए, आपको आपका जो अंदाजा है वो पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। जो बच्चा 160 नंबर में 140 नंबर ला रहा है, या 153 अगर एसएसएफ की कट ऑफ गई है, तो 153 लाने वाले बच्चे की आप मानसिकता को समझिए कि वो कितना नंबर लेकर के आया, कितनी मेहनत उसने की होगी तब जाकर के स्कोर लाया होगा। तो जिनको अपने ऊपर में थोड़ा गुमान होगा, कुछ मत करना, एक मॉक टेस्ट दे करके देख लेना, आपको आपके लेवल का अंदाजा पता चल जाएगा, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के आप लायक हैं और कहां पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन यहाँ भी आसान नहीं है जितना इसको माना जाता है। मतलब ऐसा लगता है अरे जीडी का पेपर है, हलवा है, कोई नौकरी थोड़ी है, इसको इज्जत ही नहीं लोग देते। बहुत ज्यादा मानसिकता है, स्पेशली वो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बट मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, चाहे एमटीएस का पेपर हो या इसका पेपर हो, भाई साहब हर किसी की अपनी पोस्ट की एक गरिमा है, हर किसी की अपनी इज्जत है, हर किसी में अपना एक लेवल का कंपटीशन है। और जब एसएससी ने इसको बनाया ना, तो इसीलिए इसको अलग अलग सेट किया कि 10th लेवल पे तुम जीडी और एमटीएस दे पाओगे, 12th लेवल पे आप सीएचएसएल देना, ग्रेजुएशन लेवल पे आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट देना। ठीक है, अब यहां पर आता है कि देखो क्या क्या कारण होते हैं जिससे बच्चे फेल करते हैं। अक्सर मैंने देखा है, बट मैंने कहा यार कभी वक्त रहा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके सामने सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से रखता हूं कि क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत यहां पर ये आती है कि चूंकि ये बच्चे अभी नए नए पढ़ करके आए होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया होता नहीं है। एक तरीके से यूं कह लीजिए, इस कंपटीशन की दुनिया में पूरे ये बच्चे जो हैं वो एकदम नए हैं। ठीक है, इनको अभी पता नहीं मैथ्स में ज्यादा क्या पूछा गया, इंग्लिश में ज्यादा क्या पूछा गया, रीजनिंग का सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 10th में सीखा, 10th में क्या सीखा या 9th क्लास में क्या सीखा कि मास्टर साहब आते थे, पढ़ाते थे, और एनसीईआरटी की किताब होती थी, पढ़ करके जाते थे, हम लोग पेपर दे देते थे। ये भी लगभग कुछ वैसा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहानी क्या है सर, इसमें क्या होता है कि सिर्फ अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए मेरे भाई दूर दूर तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और काफी एक ऐसा भारत का वर्ग है, लगभग 80% के करीब में, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के भरोसे रहता है, मैराथन्स के भरोसे रहता है। मेरी खुद की क्लास में इतने सारे कमेंट आते, सर मैराथन लेकर के आइए, सर बैच लेकर के आइए, सर वीडियो बस देखना है। उन्हें ऐसा लगता है कि परसेंटेज की वीडियो देख ली तो इसका मतलब अथाह ज्ञान हो गया। ये बिल्कुल गलत फहमी में है। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ के साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करिए। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस अगर आप इस नौकरी को चाहते हैं तो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि जब तक नाउन पढ़ने के बाद में आप नाउन के सवाल नहीं लगाओगे, आप कैलेंडर पढ़ने के बाद में कैलेंडर के सवाल नहीं लगाओगे, तो वीडियो से तो अब देखो कैलकुलेशन की वीडियो होती है, कितने सारे ट्रिक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन उसमें से आपको पेपर के समय कितना याद आता है, कितनी सारी चीजें आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं? तो यही कारण है, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी आपके अंदर में होती है। आप थोड़ा उससे दूर भागना पसंद करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है, तो आप उसको देख तो लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, खुद की कलम चलाने की आती है, वो थोड़ा कष्टदायक आपको लगता है, और ये नुकसान बहुत गंदा मार जाता है आपके पेपर में। तो ये गलती होती है जिसको आप ना करें।
ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा वास्ता बच्चों का होता नहीं है। आप एक बात देखिएगा खुद में, 10वीं की परीक्षा जब आप दे रहे थे, आप में से कितने बच्चे ऐसे होते जो सैंपल पेपर लगा के जाते थे? बहुत कम। लेकिन जो लगा करके जाते थे उनका कॉन्फिडेंस और बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेम उसी आधार पर मैं यहां भी बोलूंगा कि आपको साथ के साथ मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जब आपका सिलेबस 50 से 60% हो जाता है, तब आप यहां पर क्या करो, सेक्शनल पेपर देना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे मैथ्स का मॉक टेस्ट हो गया, रीजनिंग का अलग हो गया, ये हो गया। ठीक है कि मैथ्स पढ़ लिया तो मैथ्स के सेक्शनल दे रहे हैं, रीजनिंग पढ़ लिया तो रीजनिंग के दे रहे हैं, और 50 से 60% सिलेबस हो गया तो हफ्ते में एक पेपर तो शुरू से देने की आदत डालो। मैं मानता हूं कि सारे बच्चों के पास में लैपटॉप की सुविधा नहीं होती है, सारे बच्चे मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं खरीद सकते हैं, तो कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई पीडीएफ है टेलीग्राम पर है तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस बात का आप यहां पर ध्यान रखिए। तीसरा, काफी ऐसे बच्चे हैं, चैप्टर का तो अंदाजा है, ट्रिक्स के तो पते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर अभी भी उनके टिप्स पर नहीं है। मैं मानता हूं सबसे पहला कदम है कि प्रीवियस ईयर आपका टिप्स पर होना चाहिए, जैसे 21 का पेपर, 22 का पेपर और 23 का पेपर। और जब 3 साल के पेपर को आप खत्म कर लो, उसके बाद में आपको थोड़ा इरेलीवेंट टाइप भी जाना है या किसी टीचर के क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई किताब लगानी है, कोई बुक्स लगानी है तो लगाओ, लेकिन पहले इस प्रीवियस ईयर के ऊपर में बहुत ही अच्छी पकड़ बना करके चलो। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आता है बेसिक अप्रोच के साथ में आप सीखते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, कंपटीशन की दुनिया बड़ी नई सी है। आज आपने किसी एक टीचर को पकड़ा, आपने उससे पढ़ा, बहुत मजा भी आ रहा है आपको उससे पढ़ने में, नो डाउट है, लेकिन फिर बाद में आपको 6 महीने के बाद, साल भर के बाद रियलाइज होता है कि यार जो मैंने सीखा है वो तो काफी बेसिक अप्रोच है, ये वाले टीचर उससे ज्यादा बढ़िया थे। और उसके बाद में फिर आप उनको पकड़ करके पढ़ना शुरू करते हो, फिर कुछ समय बाद रियलाइज होता है यार ये भी बहुत बढ़िया नहीं थे, इनसे बढ़िया तो ये वाले टीचर हैं। उस भटकाव में आप बहुत ज्यादा अपना समय गवा देते हो। ठीक है, और मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पर कि मैं ही बेस्ट टीचर हूँ, फलाने सर बहुत बेस्ट टीचर है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके साथ नहीं है, हर किसी के साथ में केस होता है। रियलिटी यहाँ पर यह है कि हर टीचर अपने स्तर पर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर यही सोचता है, यही एफर्ट लगाता है, यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे मेरे सेलेक्ट हों, बच्चे मेरे प्रतिशत नौकरी पाए यहाँ पे। क्योंकि एक टीचर की पहचान उसके सिलेक्शन के माध्यम से होती है, उसके पढ़ाने के तरीकों से होती है, उसका कंटेंट कितना रेलिवेंट है। और शायद ही आज के समय भारत में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसके पास में सिलेक्शन नहीं होगा। एक अगर 100 बच्चे वाला भी कोई ऑफलाइन सेंटर का इंस्टीट्यूट है ना, तो सिलेक्शन उसके पास भी है, यानी सिलेक्शन हर जगह से हो रहे हैं। तो इसमें अकेला एक टीचर का फैक्टर नहीं होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों की जब मेहनत जुड़ती है तो वहां पर वो आपको वर्दी पहना करके जाती है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक अप्रोच के आधार पर ना रहें। मान लीजिए मैं भी हूं, कल के दिन मैंने भी आपको पढ़ाया, तो फिर भी आपकी एक क्वेस्ट होनी चाहिए, एक थ्रस्ट होनी चाहिए कि यार मुझे इसका और स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर के जाना है। और ये धीरे 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 आप सीखोगे, पहले दिन आप सीख ही नहीं सकते। कभी आपने कहीं पर कोई मॉक टेस्ट दिया तो वहां पर आपको कोई क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन मिला, आपने वो सीख लिया, किसी टीचर की वीडियो से सीख लिया, किसी किताब से सीख लिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलना है और ये गलतियों से आपको दूर हटना है। तो बात आती है कि सर ये गलतियां थी जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो क्या हम ऐसा करें कि जिससे सिलेक्शन होगा? मैं फिर से बोलूंगा, इसी ऑर्डर में करना है। पहले तो आपको वीडियो खत्म करनी है, कोई भी एक टॉपिक की, जैसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक पढ़ो, फिर उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो। मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक पढ़ो, फिर आप उसी की प्रैक्टिस करो। जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, मानो विक्रमजीत सर का आप सिलोगिज्म पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ा तो फिर उनकी प्रैक्टिस भी आप उसकी किताब से करो, रीजनिंग की जो भी किताब है आपके पास में, आप उससे अपनी प्रैक्टिस करो और तब जाकर के आप मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब फिर यहाँ पर बच्चा आता है कि सर ठीक है, ये आपने बता दिया कि ये करना है, लेकिन हम करें तो कहाँ से करें? देखिए, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि आपको कहाँ